तो आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, हमें पता है कि बैटरी और सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स क्या है, बैटरी या फिर सेल। मतलब इन दोनों से ही हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू अ रजिस्टर और अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड टू द बैटरी। मतलब सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसी वजह से ही जो दो टर्मिनल्स होते हैं, है ना, उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर या फिर सिस्टम ऑफ रजिस्टर में इलेक्ट्रॉन को मोशन में लेके आता है ना। और उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट उस रजिस्टर या फिर सिस्टम ऑफ रजिस्टर के अंदर फ्लो करता है। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि जब भी जो सेल होता है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी जिसकी वजह से वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दो टर्मिनल्स में, और यही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लेके आता है और रजिस्टर या फिर सिस्टम ऑफ रजिस्टर के अंदर करंट फ्लो करता है ना। क्लियर हुआ? We have also seen in section 12.2 that to maintain the current, the source has to keep expanding its energy. बोलने का मतलब ये है कि जब भी हमें करंट को मेंटेन करके रखना है, मतलब किसी तार के अंदर से करंट फ्लो होते रहना है, तो जो सोर्स होता है उसको एनर्जी को एक्सपेंड करना पड़ता है, मतलब उसको एनर्जी खर्च करनी ही पड़ती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एनर्जी जाती कहाँ पे है। तो जो सोर्स की एनर्जी है उसका कुछ पार्ट जो होता है वो कंज्यूम हो जाता है एनर्जी यूज़फुल वर्क के लिए। मतलब सोर्स से जो हमें एनर्जी मिलती है उसका कुछ पार्ट यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर फ़ैन को घुमाना है तो फ़ैन की ब्लेड को घुमाने के लिए कुछ एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, और बाकी जो एनर्जी बच जाती है वो उस बॉडी को हीटअप करने के लिए, मतलब उस फ़ैन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कंज्यूम हो जाती है। देखो, 100% एनर्जी हमें सेल से मिली तो 100 में से मान लो कि 90% एनर्जी खर्च हो गई हमारी ब्लेड को घुमाने के लिए, और जो 10% एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई हीट में, जिसने क्या कर दिया, उस डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब हम डेली लाइफ में, मतलब हर दिन हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, है ना। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फ़ैन बिकम्स वार्म इफ़ यूज कॉन्टीन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम। मतलब अगर हम फ़ैन को काफ़ी टाइम तक अगर यूज़ करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, दैट इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी। मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस वाले जो डिवाइसेस हैं फिर रेजिस्टर्स हैं उनको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, तो सोर्स की जो एनर्जी है वो लगातार हीट की फॉर्म में गायब होती रहती है। मतलब वहाँ पे वर्क क्या मिलेगा, जो भी सोर्स से एनर्जी आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब सोर्स से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसका हीट में ही कन्वर्ट हो जाना, इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसी इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एट्सेट्रा, है ना, बहुत सारी चीज़ों में। अब हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया हमने कि कोई करंट है वो किसी रजिस्टर के अंदर फ्लो कर रहा है जिसकी रेजिस्टेंस R है ना, और उसके दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। ठीक है, मान लो हमने कोई रजिस्टर लिया जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है R। अब उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I, और उसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। ठीक है, अब लेट इट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस। मतलब हम मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कुछ चार्ज फ्लो किया और इस चार्ज को फ्लो करने के लिए टाइम लगा हमारे पास टी। ठीक है, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज़ वी क्यू। मतलब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन करना पड़ेगा हमें वी क्यू। फिर से सुनो, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा हमें, वी क्यू के बराबर। अब ये वी क्यू कहाँ से आया, हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन ओवर चार्ज, है ना।
तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। तो हमें चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तो हमें क्या वर्क डन कितना करना पड़ेगा, v इंटू क्यू के बराबर, है ना, यहीं पे यहाँ पे लिखा है। देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी। इसका मतलब जो सोर्स है ना, जो सोर्स है उसको वी क्यू के बराबर एनर्जी देनी ही पड़ेगी अगर उसने चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। हैंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्सेज। तो इसी वजह से जो पावर सर्किट में इनपुट की जाएगी सोर्स के द्वारा वो कितनी होगी। देखो हमें पता है कि पावर किसके बराबर होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर ठीक है। अब वर्क डन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी हमने क्या निकाला, वर्क डन v इंटू क्यू ओवर टी। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v इंटू क्यू अपॉन टी, बात तो एक ही है ना। इसको मैं सीधा मल्टीप्लाई कर लूँगा v इंटू क्यू अपॉन टी, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो q अपॉन टी की जगह क्या आ जाएगा i, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू वी आई, है ना, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे है कि और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी इज़ पी टी। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी सर्किट में सोर्स ने एनर्जी सप्लाई की होगी, है ना, मतलब इस सर्किट में जो भी सोर्स ने एनर्जी सप्लाई की होगी वो एनर्जी किसके बराबर होगी, सॉरी एक बार फिर से देखो, जो भी सोर्स ने यहाँ पे जो एनर्जी सप्लाई की होगी पर्टिकुलर टाइम में वो कितनी होगी, पावर इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमें पता है कि जो पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब हमें पता है वर्क और एनर्जी क्या होता है एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी की जब बात होगी तो एनर्जी कंज्यूम होगी, है ना। अगर हम जैसे नॉर्मल बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ ना, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे वर्क की जगह एनर्जी लिखना पड़ा, है ना। और वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं, तो मैं इसकी जगह यहाँ पे वर्क की जगह एनर्जी लिख सकता हूँ। अब एनर्जी कितनी सप्लाई की सोर्स ने पर्टिकुलर टाइम में, तो वो होगी इज इक्वल टू पी इंटू टी, है ना, पावर इंटू टाइम। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी है ना, तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब पावर किसके बराबर होता है, v इंटू आई के बराबर, तो h किसके बराबर हो जाएगा, वी आई टी के बराबर, है ना। वही हमने यहाँ पे लिखा है जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो v की जगह हम क्या भर सकते हैं, आई आर भर सकते हैं, तो h इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो आई स्क्वायर आर टी, और इसी को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोला जाता है इसी को, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यहाँ पे देखो ध्यान से, है ना, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और ये लॉ ये बोलता है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी रजिस्टर में, इस रजिस्टर में जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, है ना, स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर गिवन रेजिस्टेंस। इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस जो हीट होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, या हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो भी इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा उसके स्क्वायर के, ठीक है। अब दूसरा है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, इसके अंदर करंट को जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। और तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बोलने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा टाइम करंट इसके अंदर फ्लो करेगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, करंट स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, रेजिस्टेंस टू द करंट, ठीक है, इन अ सर्किट। तीसरा हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप करंट पास करवाओगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती जाएगी। क्लियर। इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू अ नोन वोल्टेज सोर्स, है ना। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अगर हमें पता है कि हमें
एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू अ नोन वोल्टेज सोर्स, मतलब जिस वोल्टेज सोर्स के साथ अप्लायंसेस जोड़ी है हमें उसके बारे में पता है कि कितनी वोल्टेज का है, तो हम इस इक्वेशन में हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हम उसके अंदर जो करंट कितना जा रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके। मतलब हमें पता है कि हमें 20 वोल्ट पे 20 वोल्ट के साथ इस रजिस्टर को कनेक्ट किया है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि इस रजिस्टर के अंदर कितनी हीट बन रही है। अब हीट का फॉर्मूला क्या है? H इज़ इक्वल टू I²RT। तो हमें वोल्टेज पता है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस भी पता है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे I की वैल्यू पहले निकालेंगे, है ना, और उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं।